हेलो।
जय हिंद सर। हेलो। जय हिंद सर। यस सर, जय हिंद। जी सर, स्टार्ट करें सर। एक ही मिनट है सर, स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। स्टार्ट करते हैं सर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। हाँ, यस सर, यस सर। हेलो जी। यस सर। 31 मैच द फॉलोइंग। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की टाइमलाइन क्या होती है सर? सर 31 मंथ एंड फॉर्म 18 है। फॉर्म कौन से? सर फाइलिंग ऑफ फॉर्म कंप्लीट 18 और 18। स्पेसिफिकेशन। सर 12 मंथ है फाइलिंग ऑफ फॉर्म 2। कंप्लीट। हाँ ठीक। फॉरेन फाइलिंग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अंडरटेकिंग। सर ये फॉर्म 3 है एंड 6 मंथ। जी जी। इसमें 3 टाइमलाइन है ना? यस डेट सर, ऑफ 6 मंथ फाइलिंग से 6 महीने। 6 मंथ। जी। एफईआर से 3 महीने एंड कंट्रोलर डिमांड से 2 महीने। जय हिंद प्रदीप पाल सर। पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कब होता है? सर 18 मंथ पे होता है 18 मंथ पे अगर होता नो है। फॉर्म फाइल है। अगर फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो? तो सर 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। एक्सेक्टली सर। एंड पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट वो होता है 6+3। सेक्शन यस नंबर सर। सर सेक्शन नंबर 21 है। 21। जी। वापस आते हैं प्रदीप पाल सर, आप सॉल्व करेंगे। मैच द फॉलोइंग। एफईआर का कंप्लायंस पुटिंग इन ऑर्डर फॉर ग्रांट क्या आंसर आएगा? 6 months. 6 मंथ। ओके। देन एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग फॉर्म नंबर 3। Uh, 3 months. हाँ जी। एक्सटेंशन इन डिविजनल डेडलाइन। Section 21 related to the timeline under the rule. Divisional deadline. ये भी सर 3 month ही रहेगी। एक्सटेंशन इन डिविजनल डेडलाइन सेक्शन 21 related to procedural timeline under the rules। 3 क्या months बात रहेगी है। सर। an extension for entry of assignment design and patent filing ये है 6+6 मंथ। तो डी का 4 आएगा, दैट इज कंफर्म। देन ये अगर एफईआर कंप्लायंस की मैं बात करूं तो उसमें क्या आएगा? ये होगा बियॉन्ड 6 मंथ 3 मंथ्स। हम्म। 6 महीने के बाद 3 महीने, तो ए का 1 आएगा। बी एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग फॉर्म नंबर 3 फॉरेन फाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट, यानी कंट्रोलर की रिक्वेस्ट से 3 महीने तो नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर ये तो नहीं आएगा कंट्रोलर में एक्सटेंड ऑन रिक्वेस्ट रूल बेस्ड सी में ही आएगा। सी का 3 आएगा एंड बी का 2। हालांकि बी का 2 डायरेक्ट आंसर सही नहीं है, बट फिर भी जैसे कि ए का 1 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है, डी का 4 आ रहा है, तो बी का 2 ही बचा। कोई डाउट? नो सर। ओके। नेक्स्ट। अबेंडेंड कब होगा? अबेंडनमेंट रिन्यूअल Amended. फी अगर पेड नहीं की गई है तो क्या होगा? Lapsed होगा।
लैप्स होगा, तो 1D1 आएगा। यस, देन रिफ्यूजल कब होगा? रिफ्यूजल एक इसमें से कब होगा? कंट्रोलर रिजेक्ट्स एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स। कंट्रोलर रिजेक्ट्स एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स। कंट्रोलर ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया क्योंकि वहां पर कोई कंप्लायंस नहीं थे, तो हाँ रिफ्यूज करेंगे। ओके। हाँ, रिवोकेशन कब होगा? जब कैंसिल करेगा, पेटेंट कैंसिल हो हाँ, जाएगा। पेटेंट कैंसल्ड आफ्टर ग्रांट, उसे रिवोक कहते हैं। हाँ, तो बाकी हो गया लैप्स, यानी यहाँ पर आंसर आएगा ए का 3। पेंडेंट होगा एंड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, एक का एप्लीकेशन एंड्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। हाँ, ये यस, होगा ए का 4, बी 4 का 3, हो गया। सी का 2 एंड डी का 1। उल्टा, यानी ए से 4, यही ए हम्म इज द करेक्ट आंसर हियर। हम्म ओके। अर्चना मैम एंड दिनेश सर, गुड इवनिंग, जय हिंद। जैन सर। मैच दी फॉलोइंग। कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। रजिस्टर्ड डिजाइन कब कैंसिल होगी? पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड फॉर प्रायर पब्लिकेशन और नॉट ओरिजिनल। अगर तो बी रजिस्ट्रेशन डी रिफ्यूज रहेगा। हो गया, हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो गया फॉर प्रायर पब्लिकेशन और वो ओरिजिनल नहीं है इसीलिए, तो इसको कौन सी कंडीशन कही जाएगी? सेक्शन सेक्शन 4। सेक्शन 4। और सेक्शन 4 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ओपीडीएस में से ये कौन से ग्राउंड है? ये दोनों ग्राउंड। बी ग्राउंड है ये। हाँ, पी एंड ओ। ओ ग्राउंड एंड पी ग्राउंड है ये, जैसे कि पी ग्राउंड है, ये पी ग्राउंड है और ये ओ ग्राउंड है। करेक्ट। या रिक्वायरमेंट तो डी का 1 आएगा। ओके। रिक्वायरमेंट, फिर ये कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन कब आएगा इसमें से? 2, 3, 4 में से? सेकंड, व्हेन स्पेसिमेन और मार्किंग्स आर नॉट फर्निश्ड, सेक्शन नंबर 15, बिफोर द सेल। उसमें डिजाइन कैंसल नहीं होती है सर। अगर आपके आर्टिकल पे मार्किंग अवेलेबल नहीं है तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, तो बट सर उससे डिजाइन कैंसल नहीं होगी। एग्जैक्ट स्पेसिमेन नहीं दिया है तो रिमूव हो जाता है ना रजिस्टर से नाम। मार्किंग और एग्जैक्ट स्पेसिमेन मस्ट बी फर्निश्ड, फेलिंग मतलब विच नो damages कैन बी क्लेम। ओके, सर ठीक ठीक बोल रहे तो ये है सर फोर्थ होगा, ए का क्या? फोर्थ होगा। ए का 4, रजिस्टर्ड डिजाइन कैन बी कैंसल्ड फॉर लैक ऑफ हो। नोवेल्टी और प्रायर पब्लिकेशन। जी हाँ सर, ए का 4 होगा कि भाई पहले से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे कैंसिल हो सकता है। फिर क्या है? रिक्वायरमेंट बिफोर डिलीवरी ऑन सेल। तो यहां पर मार्किंग वाला पॉइंट आएगा कि भाई अगर डिलीवरी करनी है सेल पे तो मार्किंग होना जरूरी है। ये और नहीं होगा, ऑन होगा। मार्किंग ऑन एग्जैक्ट स्पेसिमेन मस्ट बी फर्निश्ड, नहीं, मार्किंग और एग्जैक्ट स्पेसिमेन मस्ट बी फर्निश्ड, फेलिंग विच नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट है, यानी ए का 4, तो बी का क्या होगा? सेकेंड 2 या 2। 3। एप्लीकेशन अलाउड विद इन 1 ईयर, ये तो लैप्स वाली बात, रिस्टोरेशन या लैप्स वाली बात है। हाँ, तो बी का 2, ए का 4। 4, फिर सी का 3। थर्ड होगा सर। 3 एंड डी का 1 बचा, तो फिर उल्टा है, A4 B2 है। A4 B2 C3 D1 है, ऐसा ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
करेक्ट है। कैंसलेशन के लिए ये 4th नंबर। रिक्वायरमेंट बिफोर डिलीवरी यानी B2। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेशेंट पेटेंट यानी ये आएगा ना, विद इन हाँ 1 ईयर वाला, C3 एंड D1। परफेक्ट। एनी डाउट? ज्योति मैम, गुड इवनिंग, जय हिंद। हाय सर, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कौन से क्वेश्चन पे। जी, ये क्वेश्चन नंबर है 34 मैम। हाँ 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 सर, हाँ बस ओपन ही कर रही हूँ। जी 35, मैच द फॉलोइंग लैप्स ऑफ अ रजिस्टर्ड डिजाइन। लैप्स कब होगा इसमें से रजिस्टर्ड डिजाइन? फर्स्ट है रिस्टोरेशन अलाउड ओनली विथ एक्सप्लेनेशन, फाइल्ड विद इन 1 ईयर प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो लैप्स के केस में ये हो तो सकता है, ए का जो 1 है वो हो तो सकता है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। पिटीशन मेंटेनेबल ऑन ग्राउंड्स सच एज प्रायर पब्लिकेशन, नॉट ओरिजिनल और नॉट अ डिजाइन। ये ए का तो आंसर नहीं है। फिर है कंट्रोलर में इरेज नेम फ्रॉम रजिस्टर, प्रोप्राइटर लूजिस राइट टू क्लेम डैमेजेस। ये भी ए का आंसर नहीं है। पब्लिक में इंस्पेक्ट एंड ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी अपॉन फी ड्यूरिंग subsistence of copyright। ये भी एक आंसर नहीं है। and cannot be registered if not new or original or contrary to morality or public order। ये भी एक आंसर नहीं है, तो एक का आंसर है 1। दूसरा है कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स। तो कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स में क्या होगा? वहां पर पिटीशन मेंटेनेबल ऑन ग्राउंड्स सच एज प्रायर पब्लिकेशन, नॉट ओरिजिनल और नॉट डिजाइन। ये सिंपल सा आंसर है। अगर वो ओरिजिनल नहीं है, डिजाइन नहीं है और वहां पर कोई प्रायर पब्लिकेशन है तो उसका क्या होगा? कैंसलेशन होगा डिजाइन का। फिर है नॉन सबमिशन ऑफ एग्जैक्ट स्पेसिमेन बिफोर सेल। कंट्रोलर में इरेज नेम फ्रॉम इरेज रजिस्टर, कि भाई अगर आपने एग्जैक्ट स्पेसिमेन नहीं दिए, ऊपर भी यही आ रहा था ना। ओके, तो इसमें रजिस्टर में से नाम निकाल दिया जाएगा प्रोप्राइटर का, ऐसी बात लिखी है। नॉन सबमिशन और ऑफ एग्जैक्ट स्पेसिमेन बिफोर सेल, तो कंट्रोलर में इरेज नेम फ्रॉम रजिस्टर, क्योंकि उसने तो सबमिट नहीं किया जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए वो। सो नेम रिमूव करने का मतलब डिजाइन कैंसिलेशन से नहीं है। प्रोप्राइटर का नाम निकाल दिया उसमें से। ओके, डिजाइन वैसा रहेगा बट क्लेम नहीं कर सकता वो आगे कुछ, और बस तो उसका फिर नेम रिमूव हो गया है रजिस्टर से। तो फिर किसका है वो डिजाइन? प्रोप्राइटर लूजेस राइट टू क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस कोई क्लेम नहीं होंगे, बट दूसरा हाँ कोई पर्सन वैसी डिजाइन बना नहीं सकता है, वैसी बात ओके, होगी तो फिर ये। हाँ ओके। रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑब्लिक इंस्पेक्शन, तो उसके लिए तो पब्लिक में इंस्पेक्ट एंड ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपी अपॉन फी ये ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट। ये सिंपल सा ही है, A1 हाँ B2 C3 D4। यस। और प्रोहिबिशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इफ नॉट न्यू, नॉट ओरिजिनल और कॉन्ट्ररी टू मॉरलिटी और पब्लिक ऑर्डर। ये एक नई चीज आई। अभी तक हमारे पास OPDS 4 ही ग्राउंड थे, अब ये कॉन्ट्ररी टू मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, इसको ये ले सकते हैं ना, ऑब्सिन्स एंड स्कैंडलियस, वही हो गया ये। यस यस। एग्जैक्टली उसको सिनोनिम्स जैसा है। तो बस A1 B2 C3 D4 E5। एनी डाउट? आई थिंक सर नो एक डाउट। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्वेश्चन से हम्म रिलेटेड नहीं। जो अपना सेक्शन 19 है कैंसिलेशन के लिए, उसमें हम्म एक्चुअली एक्ट में 5 ग्राउंड लिखे हैं। पहले 2 तो पब्लिकेशन के हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, एक पब्लिकेशन इंडिया या बाहर है। लास्ट के 2 ग्राउंड है, एक ग्राउंड है नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर द एक्ट, और लास्ट ग्राउंड है नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 2D। पर जो पॉइंट 4 है हम्म रजिस्ट्रेबल अंडर द एक्ट, तो 2D तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ऑलरेडी, तो वो अलग से 4 जो, आएगा ना, साथ में 4 भी आना चाहिए। हाँ वो
4 आ गया ना, नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर द एक्ट, उसके अंदर 4 हाँ। और सेक्शन 2 भी आता है, तो 2 को अलग से क्यों स्पेसिफाई करा है उन्होंने, नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 2D। 2D में है ना वो 4, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ मियर मैकेनिकल। नहीं वो तो है, समझ आया, बट उससे हाँ, पहले वाले तो क्लोज उन्होंने में उसने बोला ना नॉट हाँ कि रजिस्ट्रेबल एक्ट अंडर द में, एक्ट। सही बात है सेक्शन सर। 2 भी तो एक्ट में ही आता है, वो रिपीटिव नहीं हो गया दो दो बार। रिपीट जैसा, रिपीट ही है सर, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं भी समझ रहा हूँ कि उसने ऐसा 2 बार क्यों लिखा है, क्या उसका पर्पस हो सकता है, बट आई नीड टू चेक। मीन्स वो तो सिंपल सी बात है, एक्ट में लिखा है तो फिर एक्ट के तो सारे सेक्शंस आ गए, तो 2D को हाँ स्पेसिफाई क्यों करना। सही बात है सर। लेट मी आस्क टू माय सीनियर एंड लेट देम गिव a super आंसर। करेक्ट। yeah. चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अ पेटेंट एप्लीकेशन इज ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड आफ्टर, क्या होगा यहाँ पर, कितने महीने ऑटोमेटिकली 18 पब्लिश हो जाएगा, 18 मंथ्स। अंडर रूल, रूल कौन सा होगा, 24A, अगर सब क्लोज डाला जाए तो। अनलेस सिक्रेसी डायरेक्शन अप्लाई, टू इनिशिएट एग्जामिनेशन द एप्लीकेंट मस्ट फाइल फॉर्म नंबर, कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा एग्जामिनेशन के लिए, 18 18, and pay the prescribed fees under rule 24B within, amendment के बाद कितना महीना, form 31 number 18 file 31 month from a date of filing or priority after issuance of first examination report. The applicant must comply with all requirement within 6 months. 6 months to avoid abandonment. ओके, तो ये पहला ही आंसर आएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं आगे 37। अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन, 12 months from प्रोविजनल से कब तक provisional. फाइल करना होता है, 12 मंथ्स 12 फ्रॉम months. प्रोविजनल Section फाइलिंग। 12 9. months, हाँ, फॉर्म 3, फेलिंग विच, हाँ फॉर्म नंबर 2 मैडम, फॉर्म 3 है ना सर। फॉर्म 3 स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग मैम, फॉर्म 2 फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजनल अच्छा आप स्पेसिफिकेशन। सीएस का बोल रहे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जी, फॉर्म 2। failing which the application is deemed abandoned under section 9. Statement and undertaking for foreign application must be submitted in form statement and undertaking, yani form number 3 for foreign application must be submitted in form number 3 within 6 month, 6 months under rule 12, 12. A request for early publication may be made through Form form 9. number 9, 9. तो यहाँ पर भी A is the correct answer. 38. A design is registered only if it is new or original ओरिजिनल, हाँ, and not previously published under section, कौन से सेक्शन में पब्लिश नहीं होना चाहिए, सेक्शन नंबर 4. The application must be filed in form 1. 7. हेलो जी बोलिए। सेक्शन 7 भी तो कुछ था ना, सेक्शन 7 में पब्लिकेशन होता है रजिस्टर्ड डिजाइन का। यहाँ पर कहा गया है कि डिजाइन रजिस्टर्ड तभी होगा जब वो सेक्शन 4 से प्रीवियसली पब्लिश ना हो, प्रीवियसली पब्लिश लिखा है। अच्छा ये Under section प्रोहिबिशन वाला सेक्शन है ना, हाँ ओके ओके ओके। The application must be filed in Form 1. Hmm. Section 5. with prescribed fees and once registered particulars are published under section 7. 7, हाँ, enabling public inspection under rule number 15. रूल नंबर 7 में 15 आता है क्या, 22 भी आता है, क्या क्या पर्टिकुलर्स वहां पर रहेगा। पब्लिकेशन तो नहीं, इंस्पेक्शन पोस्ट पब्लिकेशन रूल 15 है ना सर, कल रूल भी आपने 15 शायद है इसका जिक्र जी किया था। हाँ जी।
फॉर्म 15 का जिक्र किया था एंड फॉर्म नंबर 5 का जिक्र किया था। इंस्पेक्शन रूल 15 से है और पब्लिकेशन की डिटेल्स रूल नंबर 22 से है। तो अब मैं अपने आप को अमेंड करूंगा, जब भी बोलूंगा तब ये ऐड करूंगा कि सेक्शन 7 डिजाइन में रूल 15 आता है किसके लिए? पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए। ओके। 38 बिफोर कॉमर्शियल स्केल आर्टिकल मस्ट बी प्रॉपरली मार्क्ड टू क्लेम पायरेसी रेमेडीज अंडर सेक्शन, प्रॉपरली 50 मार्क करना चाहिए 15 के अंदर। फेलियर टू पे एक्सटेंशन फी कोज लैप्स आफ्टर years. 1 year बट सर 39 रिस्टोरेशन पढ़ रहे हो ना आप? 39 but restoration can south within restoration 1 1 year. 1 year under section 12 12 by filing form with prescribed fees। restoration के लिए 10 11 में भी है ना, मगर इसमें 12 सेक्शन का ही जिक्र है। 11 12 13 तीनों रिस्टोरेशन के लिए ही है। तो पहले है बिफोर कॉमर्शियल स्केल आर्टिकल्स मस्ट बी प्रॉपरली मार्क, तो ये आएगा 15 फर्स्ट ब्लैंक में। सेकंड में है एक्सटेंशन फेलियर टू पे एक्सटेंशन फीस तो कोज ये लेफ्ट सेक्शन 11 में लेफ्ट आफ्टर 11 ईयर आना चाहिए। नहीं 10 year आएगा ना नहीं, फर्स्ट 10 हाँ, प्लस 5 इयर्स का हाँ हाँ एक्सटेंशन हाँ है हाँ ना। लैप्स होगा 10 बरस के बाद, फिर वो 1 बरस के हाँ। लिए रिस्टोरेशन। द रिस्टोरेशन कैन बी साउट विद इन 1 year अंडर सेक्शन 12 by filing form with prescribed fees। तो this is the correct answer. A is the correct answer here. 40 सर an पिछले opposition वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाला जो रूल 15 था, पर रूल 15 तो सर फाइलिंग के लिए है, फाइलिंग के लिए। रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। तो उसमें रूल 22 आना चाहिए सेक्शन 7 के साथ। हाँ, रूल 22 Yes, यस सर पब्लिकेशन सर के लिए 22 ही मैंने भी लिखा है नोट्स में सर 15 थोड़ा सा 15 नहीं है। देख लेते हैं। तो इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए कौन सा है? सर पब्लिक इंस्पेक्शन तो सेक्शन नंबर 17 में आता है ना हमारा, उसमें हाँ, रूल मगर रूल कौन सा है? 25 आता 17 है। में 27 आता है। 27, हाँ 27 आता है उसमें। इंस्पेक्शन ऑफ डिजाइन ये रहा। यस। तो ये गलती है यहाँ पर, यानी मुझे अमेंड करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर ही गलती है। तो ये क्या आएगा क्या क्या था सर वो जी रूल 15 मैडम। क्या जो था? ये रूल 15 क्या था? ओके, रूल नहीं, 15 है अपनी गलती क्या थी पहली बात तो? रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। ओके, अब है यहाँ पर 27 इनेबलिंग पब्लिक इंस्पेक्शन अंडर रूल। पब्लिक इंस्पेक्शन कहाँ पर इनेबल होता है? 17 में पब्लिकेशन के बाद वो होता है 17 में, और 17 के लिए एसोसिएटेड रूल कौन सा है? 27 27। तो यहाँ पर 15 की जगह पर क्या आएगा? 27 27। बस दैट्स द करेक्शन। ज्योति मैम, बट आंसर तो फिर भी ए ही है ना सर इसका? आंसर यही है, बट ये रूल में गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ गलत है। अच्छा, 27 ओके, आना चाहिए। ठीक है। 40 an opposition before grant can be filed by। opposition ग्रांट से पहले किससे फाइल होता है? एनी पर्सन any person within 6 6 months मंथ। before grant के लिए 6 मंथ क्यों? 12 months। 6 12 month from months the date of नहीं, publication। पोस्ट ग्रांट 12 मंथ रहता है, प्री 6 मंथ होता है ना सर? क्यों मैडम? प्री ग्रांट में तो कभी भी ग्रांट से पहले कभी भी कर लो। ये तो मिनिमम ड्यूरेशन है जहां पर एप्लीकेशन ओपन रहेगी, यानी पब्लिकेशन से 6 महीने में ग्रांट नहीं मिल सकती है। दैट इज द क्राइटेरिया। पब्लिकेशन से 6 महीने में ही आपको ओपोजिशन करना है, दैट इज नॉट एट ऑल अ क्राइटेरिया। ग्रांट अच्छा, जब तक नहीं मिलती है तब तक आप ओपोज कर सकते हैं, इसीलिए तो उसे कहा गया है प्री ग्रांट ओपोजिशन। तो एन जैसे वो ओपोजिशन बिफोर, पब्लिक हाँ
तो बोलिए। आप ये कह रहे हो कि जैसे ही उसका पब्लिकेशन होता है एंड एनीबडी कैन अपोज एनी टाइम, देयर इज नो ड्यूरेशन गिवन एज सच। बिफोर ग्रांट किया तो हम्म प्री ग्रांट कहा जाएगा, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट किया तो उसे पोस्ट ग्रांट कहा जाएगा। और वो एक उसके वर्ष लिए के अंदर। 12 महीने दिया है। हाँ, वहां पर है पोस्ट ग्रांट में अच्छा। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से 12 महीने है। जी हाँ। हम्म। तो यहाँ पर वैसे 6 मंथ किस तरीके से आपको समझने हैं, 6 मंथ, बट वो पब्लिकेशन से 6 महीने तक क्या नहीं होगा, किसी को ग्रांट नहीं मिल सकती है। जब आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हुई वहां से 6 महीने के अंदर अंदर ग्रांट नहीं मिल सकती है, उससे ज्यादा होगा तो ग्रांट मिलेगी। बाय सबमिटिंग, कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए? 7A। 7A, in the prescribed manner. After grant, post grant opposition under section 25(2) may be filed by. पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन किससे फाइल हो सकता है? एनी पर्सन इंटरेस्टेड। 7, हाँ, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, ओके, एंड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। तो 2 क्वेश्चन में गलती निकली। एक तो यहाँ पर ये 6 महीने है, वो 6 महीने नहीं आएंगे, ग्रांट से पहले कभी भी आप प्री ग्रांट ऑपोजिशन कर सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर नहीं, एक्चुअली 15 वो की हम जगह पर लोगों ने भी 6 27 महीने आएगा। सर जी, हम लोगों ने भी वो 6 महीने ना हाँ ऐसे रजिस्टर किया था। एटलीस्ट आई अंडरस्टूड दैट वे कि प्री ग्रांड से होने के तो बाद। मंथ भी लिखा हाँ, रहेगा ना, मतलब अगर डेट ऑफ ग्रांट होता तो एनी टाइम होता फिर, बट अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन है हाँ। तो सर ये तो कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम दिया रहेगा, ग्रांट नहीं मिलेगा। प्रॉब्ली हम्म आई रोट इट रॉन्गली, आई थॉट कि 6 महीने तक अपोजिशन भी नहीं कर सकते। नहीं, 6 महीने तक तो उसीलिए तो ये ग्रांट नहीं मिल रहा है कि 6 महीने तक ओपोजिशन कर सकते हो। ठीक और है जब सर। तक ग्रांट नहीं मिलती है तब तक आप प्री ग्रांट ओपोजिशन कर सकते हो। अब आते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट में। डायरेक्ट वही करेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है द कंडीशन जैविक सर, फॉर सॉरी सूट। मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, आपको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ये सर। मैं ये जान कर रहा था, पेपर का पैटर्न यही आ रहा है पिछले साल, क्या यही आया था? नहीं सर, इससे तो बहुत इजी है पिछले साल का। हाँ जी, हाँ जी, मतलब पिछले साल का पैटर्न अलग था। पिछले साल का ये रहा ना, मैंने आपको भेजा हुआ ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली ये डिस्कशन था मेरा और रजत सर का कि पहले से ही ये जो है ना 3-3 मार्क्स वाले, यानी ये सबसे जी, डिफिकल्ट फॉर्मेट, उसको पढ़ाया जाए और ओके। उसी को पेपर में डाला जाए। फर्स्ट इनिशियल जी 1-2 पेपर में नहीं, बाकी सभी में। उसका रीजन जी ये है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना सीख गए जी, तो फिर आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो तो आ ही जाएंगे बाय आई डिफॉल्ट। जाए। जी। तो ये है थॉट प्रोसेस बिहाइंड सच काइंड ऑफ पेपर तो ये सेटिंग और वाला स्टाइल पेपर ऑफ। कितना टफ था, मतलब अगर मतलब टफनेस लेवल विद रिस्पेक्ट टू द पेपर्स कमिंग। मैडम, ये आप अपने अभी अभी तक के जितने भी पेपर दे रहे हैं, शायद ये 3rd and 4th and 5th एग्जाम, हम्म वो टफेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। अगर ये आपको सिंपल लग रहे हैं तो आप हम्म 2024 का पेपर देखिए, 5 का देखिए, उसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ऐसे डीम्ड टू बी अबेंडन्ड वाले, वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी की हम्म पेपर फॉर्मेट इससे इजी है। ओके। ये सबसे टफेस्ट है मैडम, ये वाले जो स्टेटमेंट से आपको जो आंसर देने होते हैं ना, फर्स्ट करेक्ट, हम्म सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, हम्म ये सबसे टफेस्ट कैटेगरी में आते हैं। सर फॉर्मेट का बता रहे हैं कि पेपर की टफनेस बता रहे हैं सर आप? फॉर्मेट बता रहा हूँ, जैसे कि अच्छा। देखें हम। चलिए एक एक हम्म काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम 2024 के पेपर को देखते हैं ताकि हम्म हमें समझ आ सके कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। करेक्ट। यही देखते हैं ना, 2025 का पेपर देखे, सर को मैंने भेजा ही है, दिनेश सर को। जी 25 वाला भी देखते हैं फिर।
अभी वैसे यही वाला पैटर्न आया करेगा या पिछला आया करेगा सर? सर चेंज करते रहते हैं ये लोग, जी, ऐसा मर्जी है। कोई कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं है कि यही जी पैटर्न को फॉलो किया जाए। जी। मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आया था। जी मैडम, 5 मार्क्स का आया था कि 1 into 5 है सर ऊपर? कहाँ पर? सर ओ फॉर सीरियल नंबर, हाँ ये सर, एक सेकंड। 5 पार्ट into ए 1, में, अच्छा पार्ट ए 5 में, into 1, हाँ ठीक है। हाँ 5 एक एक मार्क के क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स, एंड वापस 5 1 1 मार्क के क्वेश्चन तो अनदर 5 मार्क। तो यहाँ पर पहले तो 2 2 मार्क के 30 क्वेश्चंस, जी जी। टोटल 60 मार्क्स, फिर 10 क्वेश्चंस 1 1 मार्क्स के, तो 60 + 10 70, एंड 10 क्वेश्चंस 3 3 मार्क्स के, तो 70 + 30 लगभग ऐसे ही है जैसे हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं, वैसे ही करेंगे अटेम्प्ट। सर ऐसा चलिए, पेपर ही करते हैं तो ये अच्छा रहेगा ना सर, हम लोग संडे संडे। पेपर करे तो भी अच्छा रहेगा, बट जहां तक मेरा माइंडसेट है कि ये पेपर जब आप करेंगे ना, देखिए ये 2025 का पेपर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जी 2024 का पेपर भी अवेलेबल है। मैं जनरली यही करता हूँ, आज भी मैंने यही किया था। बाजिया मैडम ने वो कर लिया था रिवीजन अपना 162 तक का, मैंने उनके साथ रिवीजन भी कर लिया, एक बार सुन लिया उनको। फिर अब बाजिया मैडम को मैंने ये टास्क दिया कि मैडम आप है ना 2024 का पेपर उठाइए। जी। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाजिया मैडम के स्कोर कितने होंगे? ये 100 बाजिया मैडम का रिव्यू है, 100 में से कितना 2024 100 का पेपर करते हुए? 100 नहीं, on 100 थोड़े ऐसे थोड़ी ना होता है 100 on 100। क्यों ये नहीं तो होता कोई, है? अरे मैडम ऐसे नहीं होता है, 100 of 100 आने लगे तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप बस उतना ही काम करो। आई थिंक 75 to 80 तो आ गए होंगे, आई डोंट नो। हाँ बस 81 उनका स्कोर हुआ। ये है, ये रोटेट हो पा रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट अगर हो जाए तो काम हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन गलत थे। इतने सारे क्वेश्चंस गलत नहीं है मैडम, कितने हैं, सिर्फ 9 क्वेश्चंस गलत है उनके। अच्छा नहीं, दीज सॉरी, आर रॉन्ग, मतलब उनका गलत था। ओके ओके, मेरे को समझ में आया कि हाँ क्वेश्चन गलत है। ओके। हाँ नहीं, हाँ, 81 इज अ वेरी गुड स्कोर सर। अरे मैडम 81 किसी के थे भी नहीं 2024 में पढ़ाया था उसमें से, चलो और हम भी उनके आ अटेम्प्ट रहे हैं। करते हैं। एग्जैक्टली अब ये करना है हमें, इसीलिए ये पेपर आपको नहीं दिए गए, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि पेपर का ही क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। ये सर बहुत अभी डिबेट तो हुआ। वही वाला कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। मेरे को लगता है कि संडे आप कहें तो, या जैसे। नहीं सर, संडे को तो है फिक्स, संडे से तो हमारा डिनोवो स्टार्ट हो रहा है ओके। स्पेसिफिकली। तो संडे से तो हम इतने परफेक्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी पहले से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो एक जी अलग ही सिनेरियो चलेगा। अभी तक के लिए आपको समझने के लिए कि ये पैटर्न था, आपने पूछ लिया तो ये पैटर्न दिखा दिया कि ये पैटर्न है, और साथ में हम जो कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है ABCD, कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा जी नहीं है जी आपके पास कि वो चारों में से कौन सा करेक्ट है। ऐसा भी जी हमने एक क्वेश्चन अभी के जो पेपर था उसमें रखा था, ये वाला एक क्वेश्चन, वो जी। भी आ गया, पैटर्न को उसको भी फॉलो करवाया। फिर एक ही वो डिम्ड डिम्ड टू बी अ बिट, वो इस वाला एक पेपर में नहीं ना है सर बस। और कुछ नहीं, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा क्रिएट की गई थी, पता नहीं हमें ऐसा, मुझे ऐसा लगा शायद। सर आप है ना अभी पेपर नहीं दिए हैं आपने, आप पांचों के पांचों आप ये दीजिए, फिर ये कंफ्यूजन आपको कुछ नहीं लगेगी। जी। जैसी कंफ्यूजन रजत सर ने वो पेपर में बनाई है ना, हम्म। उसके सामने ये कुछ नहीं है। जी वो है ना सर, रजत सर की जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत टफ वाली है, और वो जी। प्रिपरेशन भी वैसा करता है तगड़ा वाला। हम्म तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन ना उसको मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा, ये वाला, व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट आंसर फ्रॉम सच ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस पढ़ के फिर उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना। ये मल्टीपल। सारे आंसर्स उसके सामने इजी है कि भाई एक को सिलेक्ट करना है हमें, कहीं ना सर कहीं एक को सिलेक्ट एक तो करना है। ट्राई करते हैं ना, थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा। करिए, लीजिए, शुरुआत से ही करते हैं, यानी हमें याद रहे कि हमने कितना किया है। ये कौन सा ओके, पेपर है? 2025 है ना?
कौन सा पेपर 2025 है सर? 2025 सेट ए 2025 यहाँ लिख के रखती हूँ 2025। भेज दूं पेपर आपको? हाँ सर भेज दीजिए ना, हाँ सर, ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए। डाला हुआ ये एक बार, फिर भी दूसरी बार डाल देता है। एक ही, आप तब तक ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बोलिएगा मत, आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, मैं पेपर डाल देता हूँ। एक एक ही करना है ना सर? एक ही, आपने कहा ना एक करना है तो एक कीजिए, 10 हाँ करना है तो एक। 10 कीजिए मैडम। मैंने पेपर डाल दिया है। क्वेश्चन है, मिस्टर शत्रुघ्न is an associate professor, मेरी तरह है, in eminent college of engineering. He filed 2 patent application, 2 पेटेंट एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की। आंसर दे दिया, परफेक्ट। A1 on 19th February 2024 and A2 on 20th March 2024. On 5th November 2024, during IPR awareness program in his college, he came to know that for a patent application to be examined, a request for examination must be filed. What would be the prescribed timeline for filing request for examination for both his patent application? ये वही वाला है। देखिए ये जो 19 फरवरी 2024 का है वो आ गया 15 मार्च 48 महीने। 2024 से पहले, तो 48 मंथ यहाँ पर। और ये है 20th मार्च 2024 यानी 15 मार्च 2024 के बाद वाला, तो उसके लिए है 31 मंथ। बस काउंट कर लीजिए और दे दीजिए, या 19 टू 2024 की जगह पर आएगा 19 टू 2028। तो ये रहा आंसर, बस बाकी का तो वही होगा आंसर सही। सो डी इज द बी करेक्ट में भी आंसर। यही है सर वैसे, जी अगला करना पड़ेगा। बी में भी यही है ऑप्शन पहले, ओके। बी 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 पार्ट इसी का, ऑप्शन बी, दोनों में 19 ओ फरवरी हाँ 2028 है। सर, ओके मैं ये नहीं देखा सर, सॉरी। जी। हाँ तो फिर दूसरा, यहाँ से 31 महीने, 20/3/2024 से 24 महीने होते हैं, 20/3/2026, और फिर आएगा 2026 के बाद और 7 महीने, यानी 20/10/2026, 20/10/2026, 31 महीने, 2 बरस प्लस 7 महीने। क्लियर है? सभी ने आंसर भी सही दिया है, तो यही है आंसर फॉर्मेट का। और करने आप रेंडमली सिलेक्ट कीजिए। कहाँ गए ज्योति मैडम? सर अभी रहने देते हैं ना इसे, एक बार तो खुद से पेपर की पूरा तरह कर लेंगे। हम्म, तो आइडिया लगेगा। हम्म, अगर अभी क्वेश्चन देख लेंगे ना तो पता नहीं लगेगा मजा तब। नहीं आया था। नहीं, हाँ पता लगेगा, वो क्यूरियोसिटी चली जाएगी, जो हाँ एक मतलब जील होती है ना पढ़ने की, कि हाँ मैं ये करूंगा, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझसे ये हो पा रहा है, तब ये नंबर कॉन्फिडेंस देख आता के है। खुशी होती है सर। अब हाँ, होती है, कि प्रीवियस क्यों ना हो। ईयर वाले में इतने स्कोर कर लिए हैं तो। तो आगे इससे भी टफ आने वाला है, ऐसा सोचना चाहिए, अगर ज्यादा हाँ स्कोर हो जाए तो। हाँ कभी भी अपने आप को यानी उस कैटेगरी में मत रख दीजिएगा कि मुझे सब कुछ आता है सर वरना नहीं नहीं। प्रॉब्लम होगी। सर वो 75 मार्क्स का ही लेके चल रहा है। कहाँ पर 75 आ जाए मैडम, 75। पेपर 1 में 75 आना यानी आपकी एग्जाम क्लियर, समझ लीजिएगा। अच्छा।
और कंप्लीट मैथमेटिक्स है उसके पीछे, क्योंकि पेपर 2 आपको क्लियर तो करना ही है। तो 75 + 50 125। वाइवा भी आपको क्लियर करना ही है, मिनिमम मार्क्स है वहां पर 25 हो गया। सर 13-14 नंबर भी आए थे लास्ट ईयर लोगों के वाइवा में। आधे आते हैं मैडम, मगर वो क्लियर तो करना ही है ना, हम तो 50% पे ही मानेंगे ना। पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए? 50 पेपर 2 में कितने हैं? 50 है, बट हाँ तो वाइवा इसमें में 50 नहीं वाइवा में आएंगे। हाँ तो वाइवा में 50 में से आप कितने लेंगे? 25 तो लेंगे ना। तो मेरे साथ हनीवेल में थी, 2022 में दिया था उन्होंने, 23 में दिया था, तो उनके ऐसे ही 50-50 थे, उनके इंटरव्यू में 47 थे। हम्म। मतलब शी वाज जस्ट पास। तो लोगों के ऐसे हाँ भी तो होता बस है। मैडम, जस्ट पास करो या बहुत AIR के साथ पास करो, दोनों लोग फाइल कर सकते हैं पेटेंट को। हाँ सर, वही मैं कह रही हूँ कि हम लोग 75 मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं, 100 नहीं कर रहे। Okay. हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं कि जो जस्ट पास करके गए हैं, मगर अभी 18 पेटेंट फाइल कर रहे हैं, और जो बहुत सारी मार्क्स लेके आए हैं वो और पेटेंट फाइल अगर नहीं हम लोग कर पाते। पेटेंट एजेंट बन जाएंगे सर, तो हम हम्म। लोग को LLB करना पड़ेगा ना इसके काम। क्यों? नहीं वाई? मत, मैं कहाँ पर पेटेंट एजेंट? मैं LLB नहीं हूँ, मैं तो कर रहा हूँ काम नहीं, आराम से। एजेंट ऐसा विद पर्सन विद टेक्निकल नॉलेज ना, उसका LLB से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ओके। लिटिगेशन कर रहे हो, दिस विल बी लाइक एन एडेड एडवांटेज बिकॉज यू नो हाउ एग्जैक्टली द फ्लो आल्सो वर्क्स। सो लाइक पेटेंट लिटिगेशंस करते हैं ना, उनके लिए चाहिए हाँ लॉ हाँ। डिग्री, नॉट अदरवाइज। वो तो एजेंट ज्योति इज मैडम मोर आप लाइक सोच रहे हैं, साक्षी मैडम कैसा सोचेंगे अभी इनिशियल लेवल पे कि मैं पेटेंट फाइल कर सकती हूँ, डिजाइन फाइल कर सकती हूँ, अगर मैं वकील भी होती तो मैं ट्रेडमार्क भी फाइल कर सकती हूँ। हाँ, मैं यही बोल लाइक रही थी, क्योंकि ट्रेडमार्क के लिए आप लॉयर है तो कर सकते हो, एडवोकेट ट्रे है। अच्छा। ट्रेडमार्क के लिए कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। ट्रेडमार्क का कुछ ऐसा है कि लाइक देर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ वहाँ यू हैव टू हैव अ लॉ अंडरस्टैंडिंग रहा एज वेल। सर हाँ, बट गवर्नमेंट हम्म। पेटेंट इज जॉब्स मोर में ऑन सर प्रोग्राम्स। इसका हम लोग को क्या मतलब, अभी हम लोग को इससे जॉब्स में क्या बेनिफिट मिल सकता है सर, इस एग्जाम के क्लियर होने से? ओहो साक्षी मैडम, आपका ये जो बात करने का तरीका है ना, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा आपका। आप है ना प्रिज्यूम कर चुके हैं कि ये तो हो हाँ ही सर। जाएगा, अब सर उसके पास बाद तो का हो बात जाएंगे करें। सर। हाँ सर, हो मैडम, जाएगा। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। नो सर, सर इतना अच्छा नहीं, पढ़ाया है ना सर ने। शी जस्ट आस्किंग कि बेनिफिट क्या ऐड होंगे। नॉर्मली जब आप वो लेकिन तो CSV सर ने करते हो तो बहुत ना ये अच्छा क्वेश्चन पढ़ाया है, करेंगे। अब रहता है। अगर हम लोग नहीं पास करेंगे तो ये हम लोग के एंड पे वो है। सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया नहीं नहीं मैडम, अच्छा ही पढ़ाया है, और अच्छा पढ़ाने के बाद भी लोग फेल हुए हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि हो जाएंगे क्लियर। आपको क्या लगता है है। सारिका सर मैडम ने अच्छा नहीं पॉजिटिव पढ़ाया बाकी लेके अभी चल तक? रहे हैं अभी। बाकी मुझे, मैं कहूँ डॉक्टर जयवीर ही हम सबको अच्छी पोस्ट दे देंगे अपने लॉ फॉर्म में, 2-2 लाख हाँ, रुपए। कहाँ कहाँ मना है, कहाँ मना है, कहाँ हाँ, मना है? आप आपको डेफिनेटली अगर फर्स्ट कैसे फाइल करना है, फर्स्ट चीजें कैसे करनी है, फिर आप अपने आप करने लगोगे, वो हो ही जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और किसी को भी सीखना है कभी भी सर, आज भी किसी को सीखना है, आज भी फॉर्म में वर्क करना है, आइए वर्क कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। यहाँ पर है द कंडीशन। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर हम सोचेंगे क्वेश्चन क्या था। The condition forcing Electroworks to purchase all spare parts only from the patentee। पहले तो इतना स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये सही भी है और गलत भी है, मगर किस कंटेक्स्ट में? कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा यहाँ पर पेटेंट का? 140 है ना सर, हाँ, रिस्ट्रिक्शन 140। कंडीशन से तो। साक्षी मैडम, आप नहीं बता पाए 140, सारिका मैडम ने बता दिया। सर साक्षी अभी मैडम, आगे, सर आगे के सेक्शन अभी मेरे ज्यादा अच्छे से नहीं रिवाइज्ड है सर। कोई बात नहीं, सारिका मैडम को सारे सेक्शंस मुंह जुबानी याद है। अब देखिए, द कंडीशन
और सारिका मैडम, ये स्टेटमेंट सही कब है और गलत कब है? हेलो सर। जी मैडम, ये कंडीशन, द कंडीशन फोर्सिंग इलेक्ट्रोवर्क्स टू परचेज ऑल स्पेयर पार्ट्स ओनली फ्रॉम द पेटेंटी, ये कंडीशन सही कब होगी? ये कंडीशन सही होगी जब रिस्ट्रिक्टिव पेटेंटी, कंडीशन है मगर तभी। ये सही सही कब होगी? रिस्ट्रिक्टिव है, वैसे तो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन हाँ, अलाउड नहीं की जाती है, बट एक केस में की जाती है। कौन सा केस है वो? इज इट स्पेयर बोथ पार्टी पार्ट के नहीं, अगर पेटेंटी सर्विस या रिपेयर के लिए ये पार्ट्स बेच रहा है तो हाँ, सिर्फ वहां स्पेयर पर। पार्ट का सर्विस है। हाँ, स्पेयर स्पेयर पार्ट्स पार्ट। नहीं, सर्विस या रिपेयर के लिए, सर्विस या रिपेयर के लिए अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अलाउड कर सकते हैं, वरना रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अलाउड नहीं है। नहीं। यही लिखते हैं, मैं वापस पढ़ता हूं, द कंडीशन फोर्सिंग इलेक्ट्रोवर्क्स टू परचेज ऑल स्पेयर पार्ट्स ओनली फ्रॉम पेटेंटी, कि भाई इलेक्ट्रोवर्क्स को सारे स्पेयर पार्ट पेटेंटी से ही परचेज करने पड़ेंगे या फिर उसके नॉमिनेटेड वेंडर्स से ही परचेज करने पड़ेंगे, इज वॉइड, वो नहीं चलेगा। एज ट्राइंग अरेंजमेंट्स ऑन नॉन पेटेंटेड आर्टिकल्स आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड एज रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, ऐसी कोई भी अरेंजमेंट करना या ऐसा पेटेंटेड आर्टिकल, नॉन पेटेंटेड आर्टिकल है उस पे ऐसी कंडीशंस लगाना कि भाई मेरे पास से पेटेंट ले रहे हो तो दूसरी भी चीजें मुझसे लेनी ही पड़ेगी, वो चीज कंडीशन लगाना, वो सेपरेट कंडीशन लगाना, वो सेपरेट क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वो क्या है? रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन की एक कंडीशन है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉन पेटेंटेड आर्टिकल्स में भी ऐसा ही है। सर यहाँ पर जो बात हो रही है किस कंटेक्स्ट में हो रही है वो आपको समझना पड़ेगा। कंटेक्स्ट ऐसा है कि आपने मेरे पास से एक पेटेंटेड पार्टिकल्स आर्टिकल लिया, पेटेंटेड वन, अब मैं उसके साथ में मैं कह रहा हूं जैसे कि ये मोबाइल फोन लिया, ये मोबाइल फोन लिया हमने, आपने मेरे पास से, अब ये मोबाइल फोन की पेटेंट है मेरे पास, मगर मैं क्या कहता हूं कि ये मोबाइल फोन लिया आपने तो आपको जी जी, चार्जर भी समझ गया मेरे मैं, पास से ही लेना पड़ेगा। समझ गया मैं, समझ गया। जी, वो बात है, तो वो अवॉइड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट सही है अगर सर्विस वाले पार्ट्स की बात नहीं हो रही है, जहां तक मैं बात समझ रहा हूं ये नॉन पेटेंटेड आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो सर्विस वाले पार्ट की बात नहीं है, इसीलिए ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, अ नॉन चैलेंज टू वैलिडिटी, अ नो चैलेंज टू वैलिडिटी, वैलिडिटी पे कोई चैलेंज नहीं होगा। क्लोज एंड एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक और coercive package licensing provisions are also void under the restrictive conditions doctrine. restrictive condition doctrine में ये 3 कंडीशन भी कही गई है कि भाई एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक नहीं मिलेगा, कोएर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग नहीं मिलेगी, एंड जो भी पेटेंट लाइसेंस ले रहे हैं उस पे कोई भी वैलिडिटी का क्वेश्चन ना करे, वैसा भी कोई यानी कोई कसम नहीं दिलवा सकता है कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। तो ये भी तीनों कंडीशन सही है। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, और इससे आपको अगर ये पूछा जाए, देखो ये दोनों चीजें साथ में आती है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस डॉक्ट्रिन क्या है, तो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर, ये आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं सभी लोग, ये समझ नहीं रहे हैं या सर तो आप समझना चीजों चाह को रहे हैं। तो बताइए ना क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सर, एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक का मतलब ये है कि मैंने आपको लाइसेंस दिया, आपको मैंने मोबाइल फोन का लाइसेंस दिया, अब आपने क्या किया, ये मोबाइल फोन का कवर आपने बनाया, मैंने तो सिर्फ आपको मोबाइल फोन दिया था, आ गया भाई, ये मोबाइल फोन मैंने आपको दिया था इसका लाइसेंस लेने के लिए, इसको बनाने के लिए, मगर इसका जो ये जो कवर है वो आपने बनाया,
अब ये कवर का भी मैं कहता हूं कि आपने मोबाइल मेरे पास से लिया है तो इसके कवर का भी लाइसेंस मुझे दीजिए, यानी ग्रांट मुझे दीजिए, वो पेटेंट की ग्रांट मुझे चाहिए। तो क्या ये सही बात है? जी नहीं। नहीं, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ग्रांट पैक। कोएर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग, मान लीजिए कि एक मोबाइल है जिसका मेरे पास पेटेंट है, आप वही मोबाइल मुझसे लेना चाहते हैं, बट मैं कहता हूं कि उसके साथ में मेरे पास एक चार्जर भी है और एक कवर भी है जिसका पेटेंट है मेरे पास, और आपको ये तीनों चीज साथ में ही लेने पड़ेगी, एक पैकेज में ही लेनी पड़ेगी। क्या ये बात सही है? या आपको जो चीज नहीं चाहिए सर। उसका लाइसेंस मिलना चाहिए? उसे कहते हैं कोएसिव पैकेज लाइसेंसिंग। एंड जी नो चैलेंज टू वैलिडिटी, इट मीन्स कि ये जो मोबाइल फोन मैंने आपको दिया, फिर मैंने आपको कंडीशन लगा दी कि सर कल सुबह आप लाइसेंस मेरे से ले रहे हो मगर मेरी पेटेंट पे कोई भी वैलिडिटी का क्वेश्चन नहीं करोगे, ऐसी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ? नहीं। नहीं लगा सकता हूं। तो ये तीनों बात है, इसे ही कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन में बहुत सारी कंडीशन है बट दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा क्वेश्चन। बाकी के सभी लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? प्रदीप पाल सर? यस सर, अंडरस्टूड। परफेक्ट। साक्षी मैडम, ये पीछे का Yes, सेक्शन sir. समझ में आया? जी सर, अंडरस्टूड। फिर है इलेक्ट्रोवर्क्स कैन यूज द प्रेजेंस ऑफ सच अनलॉफुल क्लोजेस as a defense in an infringement suit, provided Technova was party to that contract। ये भी बात थी ना, जो पेटेंटी है वो पार्टी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का, तभी जाके इंफ्रिंजमेंट सूट पे आप ऐसा कह सकते हो कि मुझ पे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाई गई थी। अगर पेटेंटी पार्टी नहीं होता तो फिर उसे क्या माना जाता? फिर वो इन्फ्रिंजमेंट। कोर्ट से नहीं, वो कोर्ट से फिर उसको लेना रहता है ना सर, वो एक रिटर्न चीज लेना होता है ना फिर। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी? हाँ, वैसा कुछ एक लेते हैं ना अगर वो पार्टी नहीं बनता है तो। दैट नहीं, आई विल नॉट इन्फ्रिंज वाला जो आप, रहता है ना, हाँ हाँ, आई एम नॉट एन इन्फ्रिंजर वाली बात है वो तो मैडम। इन्फ्रिंजर वाला, हाँ वो ये नहीं है। नहीं मैडम, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपने अपना घर किसी और को भाड़े पे दिया फॉर दी पर्पज ऑफ ब्रोकरेज, करेक्ट? आपने अपना घर दिया, मकान दिया किसी को ब्रोकरेज के हिसाब से। अब वो पर्सन ने क्या किया, बिना आपको बताए उसने किसी और को भाड़े पे दे दिया। इज इट ओके? ये सही बात है। तो आप अभी जब अपने घर पे जा रहे हैं तो आपने जिसको भाड़े पे दिया था वो तो नहीं रह रहे हैं, दूसरे लोग रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उन पे? सूट फाइल करेंगे। हाँ, सूट फाइल करेंगे। और वो क्या जिम्मेदार उसको घोषित, यानी वो जिम्मेदार रहेंगे सूट के लिए या नहीं रहेंगे? वो पार्टी हैं तो जिम्मेदार रहेंगे। वो वहां पर रह रहे हैं हाँ, बट उनको तो पता जिम्मेदार, नहीं होगा ना सर। एक सेकंड आपको पता नहीं है। हाँ, हाँ, तो अब वो जो रहते हैं वहां पर बिना मालिक की इजाजत के, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत? गलत। गलत। तो बस वैसे ही है यहाँ पर कि पेटेंटी जो है उसको बिना बताए कोई अगर दूसरा लाइसेंसी तीसरे पर्सन पे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन डाल रहा है तो वो पेटेंटी के लिए गलत बात है। पेटेंटी उस पर्सन को, जो थर्ड पर्सन है, उसको क्या समझेगा? गुनहगार ही समझेगा, क्योंकि पेटेंटी उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है। क्लियर है मैडम? हाँ सर। आपका हाँ से पता चलता है कि आपको क्लियर नहीं, नहीं है। मेरा चार्जर डाउन हो गया था, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दैट, इसलिए। नहीं नहीं, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया मुझे। नेक्स्ट है, सिंस द एग्रीमेंट इज void only to that extent, Technova can still sue Electroworks for patent infringement, and section 140 does not
take away the patentee's right to sue for infringement, since the agreement is void only to that extent. अब किस extent की बात हो रही है, अब पढ़ना पड़ेगा. Technova can still sue Electroworks for patent infringement. Technova Electroworks को infringement केस कर सकता है उस पे. And section 140 does not take away patentee's rights to sue for infringement. ये तो बात सही है कि सेक्शन 140 पेटेंटी के राइट्स को तो नहीं ले रहा है, बट अब देखते हैं कि इसमें टेक्नोवा क्यों इलेक्ट्रोवर्क पे पेटेंट इंफ्रिंजमेंट सूट कर रहा है. टेक्नोवा प्राइवेट लिमिटेड, द patentee of granted patent on a smart sensor device, enters into a license agreement with Electroworks Limited to manufacture and sell the patented product in India. The license contract states that license का contract ये बताता है कि Electrowork shall not purchase any non-patented spare parts from any third party. ये गलत कंडीशन है कि भाई आप नॉन पेटेंटेड स्पेयर पार्ट किसी और पार्टी से परचेज नहीं कर सकते हो. और वेंडर एंड मस्ट बाय ऑल कंपोनेंट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्नोवा और इट्स नॉमिनेटेड सप्लायर. तो ये बात गलत है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवर्क्स shall not challenge the validity of Technova's patent during the term of the license. कि इलेक्ट्रोवर्क वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, नहीं वो कर सकता है, तो ये दूसरी कंडीशन भी गलत है. तीसरा, इलेक्ट्रोवर्क shall not manufacture or deal in any competing technology even if unrelated to the patented product. वो कर सकता है कि भाई पेटेंटेड प्रोडक्ट को ही बेचना ऐसा जरूरी नहीं है, वो और भी चीजें बना सकता है. टेक्नोवा threatens infringement action when Electroworks buy generic non-patent screw from a local supplier. नहीं, टेक्नोवा इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं कर सकता है कि वो जो स्क्रू है वो लोकल सप्लायर से परचेस करे. तो इलेक्ट्रोवर्क आर्ग्यूज द एग्रीमेंट इटसेल्फ contains void restrictive clauses and files a defense based on avoidance of restrictive conditions. ये बात सही है, इसमें इलेक्ट्रोवर्क्स जीत जाएगा. तो अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे. Since the agreement is void, एग्रीमेंट गलत है, सही बात है, and only to that extent, ये सारी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है. टेक्नोवा कैन स्टिल sue Electroworks for patent infringement. नहीं कर सकता है, टेक्नोवा सू नहीं कर सकता है, या फिर करे तो भी वो हार जाएगा. एंड सेक्शन 140 डज नॉट टेक अवे द पेटेंटीज राइट टू सू फॉर इंफ्रिंजमेंट. अब ये इंफ्रिंजमेंट नहीं है, ये लाइसेंसी ने उनकी बात नहीं मानी एग्रीमेंट की, तो एक तरीके का इंफ्रिंज ही किया. तो इंफ्रिंजमेंट, तो टेक्नोवा कैन स्टील sue Electroworks for patent infringement, वो कर सकता है. चलो. And section 140 does not take away the patentee's right to sue for infringement. Infringement कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी कंडीशन है वो void है, जो पहले ही उन्होंने बता दिया कि since the agreement is void, एग्रीमेंट पूरा गलत है जो एक्सटेंट बताए गए उसमें. फिर भी टेक्नोवा इंफ्रिंजमेंट कर सकता है. इसका आंसर क्या दिया था ये क्वेश्चन का? 1 2 3 फॉर ऑल या फिर 1 2 3 ओनली? फोर्थ इस तरीके से सही लग रहा है मुझे. हम्म, 1 2 3 4 बोथ, ABCD बोथ. तो ये बात है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट तो गलत है, मगर फिर भी कोई अगर इंफ्रिंजमेंट का सूट करना चाहे तो कर सकता है, हालांकि वो जीतेगा नहीं. एंड साथ में 140 ये नहीं कहता है कि आप इंफ्रिंजमेंट का सूट नहीं कर सकते हो, वो ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए. दैट्स परफेक्ट. कोई डाउट है तो बता दीजिए, या ना, वरना 11 बज चुके हैं, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं. इसके आगे आपको कैसे पढ़ना है थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, ताकि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े. 1 2 3 4 5 6 लोग ही हैं, ऐसा क्यों है कि भाई कम लोग हैं?
देखेंगे मेरा तो कल ये फोन वाला करके जो पूछेंगे। पार्ट है ना सर, ये जो पार्ट अभी आप करवा रहे थे ना, 41 वाला, लाइक वन, मतलब 100 के नीचे के सारे 140 सेक्शन मेरे थोड़े, हाँ 100 के नीचे के सारे सेक्शन मेरे थोड़े हिले हुए से हैं। आई वाज एब्सेंट ना, तो मैंने अभी तो ठीक से कवर अप नहीं किया है। सो 100 के ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे 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 वाले। तो ये तो 140 है। तो कहाँ 100 के नीचे तो सारे हिले हुए, कह तो रही हूँ। 100 तक ही थोड़े ढंग के किए हैं मैंने। 100 के बाद के जितने भी 100 सेक्शन है के ना मेरे, ऊपर बोलना सारे हाँ मतलब ऊपर, ओके आई मीन टू से कि फ्रॉम 101 टिल 162 या जितने भी हैं मैंने वो सारे ही नहीं करे हैं, मतलब इधर उधर स्किप करके किया है फॉर एग्जाम्स सेक, आई लर्नड इट। मैडम, कल के ही दिन में आप ये 21 डेज की प्लेलिस्ट है ना, उसमें से कर लीजिए, कितना देर लगेगा? हाँ वो 21 लिस्ट, आई मीन 21 डेज का जब भी मैं चैलेंज लेके बैठती हूँ ना, तो करती हूँ ये हूँ कि फिर से 1 से शुरू कर देती हूँ। क्यों? आगे ही नहीं जाती हूँ, मैं ही स्टक कर, ऐसे ही हो रहा है अभी कुछ दिनों से, काम के साथ करना पड़ता है ना सर, तो थोड़ा लोड ज्यादा है। नहीं तो सिर्फ आप 1 से स्टार्ट मत कीजिए ना, जहां से आपको नहीं आता है वहां से स्टार्ट कर लीजिए। मैं तो पहले ना वो जो रेगुलर सेशन जो मैंने मिस किए थे पहले, मैं उसको कवर अप कर रही थी। एग्जाम था ना सर, उसके लिए प्रिपरेशन भी तो चाहिए था, नहीं तो मैं लिखती कैसे, तो इसलिए वो वीडियो पहले नॉक ऑफ किया। अब क्या करेंगे? अब यही 21 डेज ही करूंगी और क्या। कल कर लेंगे। कोशिश करती हूँ सर कल करने की। ओके, चलिए। प्रदीप पाल सर, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है? परफेक्ट? पीछे छूटा हुआ है ना, मतलब डिजाइन तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। शायद कल तक या सैटरडे को पूरा ब्रशअप हो जाएगा, मेरा डिजाइन खत्म हो जाएगा। पर पेटेंट मुझे मुझे अभी, मुझे सुनना है सर आपको, अगर आपको एतराज ना हो तो। ठीक है सर, सैटरडे को जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। 30 मिनट्स 45 मिनट्स जो भी रहेगा, 1 गो में कंप्लीट कर दूंगा। जी, ओके। और दिनेश सर पेटेंट का वाला तो चलो। जैसे जैसे डीनोवो हम्म, रहेगा, मैं उसके साथ चलता रहूंगा, मतलब जो भी रहेगा, मे बी आगे का पॉसिबल रहेगा आगे भी रहूंगा, तब मैं उसको उसके साथ कवर अप करूंगा। फिर आपको मीन्स वहां पर फिर आपको ये नहीं चलेगा, आप अगर एक भी दिन छोड़ देंगे तो। नहीं नहीं, मतलब मैं हम्म, नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं पहले से हम्म, याद करके लर्न रखूंगा बैकअप में। अभी तक हम्म, पेटेंट 50 तक तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब हम्म। उसको ब्रशअप करने में, उसके आगे का जो है ना वो थोड़ा सा मैडम सर, सही है। 50 तो आपका पहले वीक में हुआ था, आप आए थे तब। हाँ सर वो वहां तो तक किया है। चलो ठीक है। गंगाधर सर का अच्छा चल रहा है, अखिल सर का भी अच्छा, अच्छा चल रहा है, सारिका मैडम तो परफेक्ट है ही, साक्षी मैडम का भी अच्छा चल रहा है, साक्षी मैडम एंड मोनिका मैडम। साक्षी नहीं, मैडम परफेक्ट है ना आपकी मेरा भी प्रिपरेशन अभी? लास्ट मंथ थोड़ा सा वो हो गया था, 100 के बाद वाले जो सेक्शंस थे वो मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं, मतलब मैंने संडे संडे क्लासेस अटेंड करी हैं। तो जैसे आप वो बता रहे थे ना सबलेट वाले केसेस, और वो सब मेरे को याद आ रहा था कि सबलेट क्या रहा है, हाउस और वो सब करके, बट मैंने रिवाइज नहीं कर पाई हूँ सर। तो वही अभी मैंने भी कोई स्टार्ट बात कर, नहीं, 80 से स्टार्ट करा है अपना। मगर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो है बड़े बड़े वीडियोस के साथ चाहिए, मैं दूसरा है मैंने रजत क्लासेस सर की। करी है, हाँ जी, तो मैं अपने नोट्स और फिर बेयर एक्ट साथ साथ ऐसे करके पढ़ रही हूँ। तो मैंने 80 से बहुत स्टार्ट बढ़िया। कर दी मंडे से ही, क्योंकि 80 तक तो उसके पहले वाले टेस्ट में मैंने पूरा दिया था, मैंने 4th टेस्ट नहीं दिया था, तो 80 मैडम तक मेरा आपके पास cover है। एक आंसर होना चाहिए कि आप किस तरीके से सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। चाहे आप अपने आप से करें, चाहे जी आप सर। रजत सर की जो यूट्यूब की चैनल है, बहुत अच्छे वीडियोस है, वहां से करें, चाहे आप मेरी 21 डेज की प्लेलिस्ट से करें, चाहे आप यहाँ पर जो डेली सेशंस अपलोड होते हैं वहां से करें, चाहे आप कहीं और से मीन्स किसी भी जगह से और कहीं पर भी ऑनलाइन मटेरियल से करें, मगर एक बार करने के बाद हम्म आपको जो चीज ऐसा है कि वहां पर आप थोड़े से ये है, डाउट में है, तो वो हम्म एक बार मुझसे या फिर रजत सर से रिकॉल करवा लीजिए। जी सर, मेरा एक सेशन छूटा था बीच का संडे का, तो मैंने उसके नेक्स्ट वीक में कवर कर लिया था। रजत सर ने ही मुझे 2-3 दिन में बीच बीच में 6 o'clock कवर में करवा कॉल लें। करके मुझे रिवाइज करा दिया था। मैंने उन्होंने कहा था नोट्स लिख लो, फिर मैं पढ़ा दूंगा। तो मेरा वो एक बीच का जो
वो था वो मेरा कवर हो गया था, नहीं तो फिर उसके बाद वाले सब रह जाते हैं अगर वो बीच का मिस हो जाता। सर मैं थोड़ा वो जब ऑनलाइन पढ़ने में हमेशा से ऑनलाइन वाले उतने हम लोग हैं नहीं कि क्योंकि हम लोग मैडम कोई नहीं है ना, हम पढ़ाने वाले हैं ऑनलाइन के, ना आप पढ़ने वाले हैं। बट ये जो जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है पेटेंट एक्ट का, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं कहाँ कहाँ पर घूमूंगा, या रजत सर कहाँ कहाँ पर घूमेंगे नहीं सर, मैंने पूरी बुक इंडिया में? लेटेस्ट बुक तो ले रखी है, बेयर एक्ट की दोनों की लेटेस्ट बुक ले रखी है इंस्टेंट देखने के लिए। बट बाकी मैं देख लेती हूँ ऑनलाइन, बट इंस्टेंट देखने के लिए वो रूल्स वगैरह ये सब तो वो थोड़ा ठीक और रहता है। सिंप्लीफाइड करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी, जेमिनी, सारे एआई टूल्स हैं, उसको सिंप्लीफिकेशन में सर मैं लगाइए। बस रजत सर के सर नोट्स ही पढ़ते हैं, वो काफी है मुझे लगता है। और मोर बेयर देन एक्ट, इनफ, हाँ मोर बस देन इनफ। मैं इधर सही उधर है। सर नहीं जाती हूँ, बेसिक पढ़ लूँ पहले पूरा एक बार खुद से तो आई थिंक हो जाना चाहिए। आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके कंप्लीट करना है। अब वो समझ जी गए हैं आप कि कैसे कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट जी। होने के बाद एक बार पूरा पेटेंट हम्म, एक्ट एंड डिजाइन एक्ट हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आप उनका जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइएगा। जब तक ये कानों में नहीं सुनता हूं ना मैं मैडम, तो मुझे इतना भरोसा नहीं आता है किसी पे कि उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन की है का नहीं की है। थोड़ा सा मेरा ये वीक पार्ट है, मगर है, अब जो है सर वो ऐसा बोलने से करना तो याद भी पड़ेगा। जल्दी होता है, रिकॉल रहता है। हो जाता है मैडम, हो जाएगा सारा के सारे सारा चीज हो जाएगा। सारिका मैडम अच्छा करते हैं, सारिका मैडम को मैंने 2-3 बार सुना है, वो इतना फास्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन भी बोलेंगे ना, एकदम फटाफट फटाफट क्वेश्चन आएंगे और आंसर भी देते रहेंगे। वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए सभी को। जी चलिए सर। इसी के साथ एंड करते हैं यहाँ पर, एंड कल वापस मिलेंगे इसी टाइम पे। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, एक चीज का ख्याल रहे, वापस में रिमाइंड करवा रहा हूँ, तला बिना खाना बाहर का मत खाइएगा। खाना है तो तल यानी गरम खाना खाइए, भले ही खाना है, अब खाओगे नहीं तो जियोगे नहीं, ऐसी बात है कि स्वाद के बिना जिंदगी नहीं है। तो भी गरम खाना खाओ ताकि आप कम बीमार पड़ो। अब बीमारी की ही सीजन है, अब सभी लोग बीमार पड़ेंगे। और मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि अभी इतना ये खराब होगा ना, नवंबर हुआ है, दिसंबर आते आते चालू हो जाएगा। सारिका मैडम एकदम खाना एकदम प्रॉपर बनाते हैं, बहुत कम ऑयली, और बहुत ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का, तो दैट इज सारिका मैम परफेक्ट। सबको भेजेंगी खाना। खाना सबको ना भेजे, मगर खाना कम भी खाओगे तो चलेगा, जितना चाहिए उतना फ्रूट्स खाओ। और सर जो सर होते हैं इधर ना नॉर्थ ऐसे, में तो सर्दियों में और वैरायटीज आती हैं खाने की। वो आती है मैडम, पर अब क्या करें बोलो। अब ये गला खराब होगा तो सारी चीजें खराब होगी, एजिथ्रोमाइसिन लेनी पड़ेगी, और फिर 3 दिन 5 दिन चले जाएंगे, और वो नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है उतना लेने के लिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यही ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऐसे ड्रॉबैक्स देखे हैं कि बिकॉज ऑफ सच इरेग्युलरिटी जो होते हैं ना खाना खाने वाले, मैं उनको बताता भी हूँ कि खाना मत खाओ, फिर भी उन्होंने खा लिया और 10 दिन के लिए वो साइड में बैठ गए। 10 दिन के बाद आए तो बोल रहे हैं सर अब मुझसे नहीं होगा। 10 दिन का ब्रेक बड़ा हो जाता है अब डिनोवो के लिए। ये डिनोवो लास्ट हमारा रिवीजन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको सारे पेपर्स ही करने हैं और रिवीजन ही करना है, दैट्स इट। चलिए अच्छी बात है, सभी लोग आ तो रहे हैं अभी तक, बाकी का देखा जाएगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर लेंगे सारी चीजों को। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। जय जय सर। जय हिंद सर। जय हिंद।